हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था DNF ब्लॉक एलिमेंट। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे एटॉमिक साइज में वेरिएशन, आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। आगे इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए एक बार आप रिवाइज कर लीजिए जो जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना है। सीरीज आपको याद रखनी है कि 3D सीरीज में, 4D सीरीज में, 5D सीरीज में, 6D सीरीज में कितने कितने एलिमेंट है और कहाँ से लेकर कहाँ तक है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखनी है जो एक्सेप्शन केसेस है। ठीक, चलो। फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये मेटालिक प्रॉपर्टीज ही ये शो करती है, तो मेटालिक प्रॉपर्टीज ही है, यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से पढ़ा है तो आपको पहले से थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज आती ही हैं। फिर साइज में वेरिएशन हमने पढ़ा था कि साइज में क्या चेंजेस आते हैं, क्यों होता है, जेड इफेक्टिव की वजह से है, जेड इफेक्टिव क्या है। और फिर हमने टॉप टू बॉटम में देखा था कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है तो साइज बढ़ता है, लेकिन 4D to 5D जाने पर साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है क्योंकि दो इफेक्ट एक साथ काम करते हैं। ठीक, फिर आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस किया था। ऑक्सीडेशन स्टेट की ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये हमने देख लिया था। क्रोमियम या मैंगनीज की हम बात करें तो बहुत सारी ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक, क्रोमियम और मैंगनीज। जो केवल एक करता है वो है जिंक। फिर कुछ कंपाउंड देख लिए थे हमने जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ज्यादातर जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं वो किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। ऐसा क्यों है इसको हमने आगे डिस्कस किया था, उसको देखेंगे अभी। फिर हमने बात की ट्रांजिशन एलिमेंट। किसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, न्यूट्रल स्टेट में या उनकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, चलिए। जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है वो है जिंक, कैडमियम और मरकरी, ध्यान रखना है आप। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात कर ली थी हमने, डिस्कस कर लिया था। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि डी और एस दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जिस वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होंगे। ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होंगे तो उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। चलो, फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में बात की थी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस को उसके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो हीट एनर्जी चाहिए होती है, उसी को एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट या हम कहीं ट्रांजिशन एलिमेंट की ज्यादा होती है, किस वजह से, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, क्योंकि देखो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे तो डी सबशेल में, यानी कि क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे कौन, जिनका डी सबशेल क्या होगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो फॉर्म करेंगे। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ज्यादा EOA यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी चाहिए होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक, क्योंकि EOA ज्यादा क्यों है, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। ये क्यों है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, क्यों करते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कम। चल, फिर हमने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से यही क्या करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ही स्टेबल कर पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, जो कि फ्लोरीन के पास नहीं। ये एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। किसकी तरह, ऑक्सीजन की तरह, जैसे आप यहाँ पे कंपाउंड देख पा रहे हैं। ठीक है, ये डिस्कस किया था हमने।
फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में बात की थी, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, बस हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कुछ केसेस है। एक दिया हुआ है Cu पॉजिटिव, पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 3d10 4s1। अब Cu पॉजिटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो S से निकला होगा, तो D में कितने बच गए 3d10। क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, N कितना है 0, N क्या शो करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर N कितना है 0, यानी कि ये कैसा होगा, जहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो होगा डायामैग्नेटिक, और जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो होगा पैरामैग्नेटिक। अब Cu2+ की बात करें तो सेम कॉन्फ़िगरेशन तो यही है 3d10 4s1। अब देखो 3d10 4s1, दो पॉजिटिव यानी कि दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक तो S से निकल जाएगा और एक D से निकलेगा, तो D में कितने बच जाएंगे 9 बच जाएंगे, ठीक है। तो D में है 9, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी तो है, तो ये क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। जिंक की बात करते हैं तो यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव है और यहाँ पर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। अब जिंक 2 पॉजिटिव है, यानी कि अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d10 4s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं कि 3d10 4s2, इसके पहले क्या है, इसके पहले जो हमारे प्रीवियस नोबल गैसेस है वो करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरल ऐसे ही लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन को। अब देखो 2 पॉजिटिव यानी कि दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल गए, तो ये क्या हो गया 3d10, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, डी में कितने हैं 10 है, तो ये तो n क्या यहाँ पे 0 है, तो ये कैसा है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें नहीं होंगे वो डायामैग्नेटिक। अब CO+3 3+ की बात करते हैं तो 3d7 4s2, तीन इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, तो दो तो S से निकल जाएंगे, एक D से निकलेगा, तो D में कितने आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड कितने हैं 1 2 3 4, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी कैसा है पैरामैग्नेटिक नेचर का, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें इनकी ऑर्डर लगाएं तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा ये है मैग्नेटिक नेचर, क्योंकि इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। फिर है Cu2 पॉजिटिव क्योंकि इसके भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर होगा कॉपर, फिर होगा जिंक, ठीक। क्लियर है, समझ में आया ये ऑर्डर क्यों हुआ। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कैसे हम फाइंड करेंगे। तो जैसे अगर इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है, चलो इसके लिए कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 है, ठीक है। 0+2 ऐसे कुछ आ जाएगा, तो सॉल्व कर लोगे आप तो 0 ही आ जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि बाहर 0 है। 0+2 कर लेंगे तो 2 × 0 = 0। तो लेकिन अगर 1 है, 1 में आप सॉल्व कर सकते हो, 1 1 + 2 + 1 3, 3 × 1 कितना हो गया 3, √3 है ना, √3 की वैल्यू आपको पता है। बाकी अगर इसके लिए करो तो इसके लिए हो जाएगा 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 4 जा, इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है। तो देखो ध्यान रखने वाली चीज क्या है यहाँ पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद रखना है। दूसरी चीज n इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा ऐसी स्पीसीज जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। डायामैग्नेटिक याद रखना है जहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इससे ज्यादा इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आता है, फॉर्मूला याद रखिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको निकालने आने चाहिए, है ना, कुछ किसी भी स्टेट में दिया हो आप आसानी से कैलकुलेट कर। क्लियर है, एक बार आप देख लीजिए फिर आगे बढ़। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। तो वो कलर्ड कंपाउंड क्यों होते हैं, वो कलर क्यों शो करते हैं, वो कलर शो करते हैं बच्चों डी डी ट्रांजिशन की वजह से, डी डी ट्रांजिशन। अब ये डी डी ट्रांजिशन क्या है, वैसे तो आप इसे ज्यादा अच्छे से ज्यादा
डिटेल में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जहाँ पे आप इस तरीके से स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम वहां पर बात करेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखो, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक कंपाउंड शो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो ज्यादातर जो डी ब्लॉक कंपाउंड है वो कलर शो करते हैं डी ट्रांजिशन की वजह से। अब ये डी ट्रांजिशन क्या है, तो ये हमारा है डी ब्लॉक, डी सबशेल, ठीक है, हमारा डी सबशेल है। अब पहले यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं किसी एक्सटर्नल फील्ड की मदद से। ये क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं और यहाँ पर बन जाता है एक बैरी सेंटर, ठीक है। वो बैरी सेंटर हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो उसके बाद इनकी हो जाती है स्प्लिटिंग। अब ये हम मान रहे हैं कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है, इस तरीके से T2G और EG, है ना, किस तरीके से EG और T2G के बीच यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है। देखा जाए तो ये भी तो D है ना, ये जो D है ये इसके 5 जो है, ये जो सबशेल है ये 5 ये ब्रेक हो रहे हैं ना, 3 T2G और 2 EG, ठीक है, इसमें ये ब्रेक हो रहे हैं। तो ये भी D है, ये भी D है, तो D और D के बीच में ही ट्रांजिशन होता है, इसीलिए नाम क्या है, डी ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन कैसे होता है, क्योंकि मेन बात तो हमें कलर जानने से मतलब है ना, कंपाउंड के कलर से हमें मतलब है, हमें इससे क्या मतलब, इससे बस हमें समझना है कि होता क्या है। जैसे मान लो T2G में यहाँ पर हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या होगा, एक्साइट होगा। क्या होगा, एक्साइट होगा। क्या तब वो अपनी पहले वाली स्टेबल स्टेट में रहेगा, नहीं रहेगा। एनर्जी ज्यादा होने से क्या हो जाते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये हो जाएगा एक्साइट, और एक्साइट होकर के चला जाएगा EG में। अब जब ये एक्साइट हुआ तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके EG में चला गया। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ कुछ हमने ये जो एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन बस थोड़ा बहुत आप समझने के लिए ऐसा कह सकते हो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये हो जाएगा एक्साइट और चला जाएगा EG में। अब धीरे धीरे ये क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा और वापस से अपनी ग्राउंड, यानी कि वापस से इसमें आ जाएगा, T2G में आ जाएगा। तो ये करेगा एनर्जी एमिट और वापस से आ जाएगा T2G। तो जब ये एनर्जी एमिट करेगा, जो इसने एनर्जी एमिट की, अगर ये एनर्जी एमिट करता है किसी विजिबल रीजन में तो हमें कलर दिखाई देता है, ठीक है। अगर ये एनर्जी एमिट करता है विजिबल रीजन में तो हमें कलर दिखाई देता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी हो जाती है कम। तो स्टेबल, और हर एटम इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो ये वापस अपनी एनर्जी को लूज करके किस में आ जाते हैं, एनर्जी को एमिट करके वापस से अपनी पहले वाली स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है, और एनर्जी एमिट करेंगे। तो जो ये एनर्जी एमिट करते हैं, ठीक है, जो ये वेवलेंथ एमिट करते हैं, अगर ये वेवलेंथ विजिबल रीजन में एमिट करते हैं तो हमें कलर दिखाई देता है कॉम्प्लेक्स का। क्लियर है। अब ये विजिबल रीजन क्या होते हैं, अलग अलग रीजन। क्लास 11th में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ा था तो वहां पर हमने पूरा एक स्केल देखा था, इसमें एक्स रेज थे, गामा रेज थे। एक छोटा सा रीजन था IR और UV के बीच में, जिसमें क्या देखा था हमने, एक विजिबल रीजन था जहां पर विबग्योर हमें दिखता है, विबग्योर, ठीक है। तो जहां पर वो क्या होता है, हमारा विजिबल रीजन होता है। क्लियर है। तो एनर्जी अगर ये एमिट करता है विजिबल रीजन में, जो कि 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में, तो हमें कलर दिखाई देता है। क्लियर है, ये समझ में आया। अब कलर दिखाई देता है डी ट्रांस, क्योंकि ये डी है और ये डी, इनके बीच में ट्रांजिशन हुई ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया फिर वापस आ गया, इनके बीच में ट्रांजिशन हुई है, इसीलिए कहेंगे क्या, डी ट्रांजिशन। क्लियर है, क्या कहेंगे, इसीलिए कहेंगे इसे डी ट्रांजिशन। क्लियर है।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत इजी है ये, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में हमें कहाँ पर पढ़ना है, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर इस स्प्लिटिंग को बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है। ये T2G और EG में क्यों ये ब्रेक हुआ, क्यों है, क्यों ये T2G और EG में क्यों ये स्प्लिट हुआ, या ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये ऐसे स्प्लिट होता है। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो उसके जस्ट अपोजिट स्प्लिट होता है, वहां पर T2G ऊपर रहता है और EG नीचे रहता है, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो वहां पर बिल्कुल ही डिफरेंट स्प्लिटिंग होती है, नोट कीजिए इतना। चलिए, तो DD ट्रांजिशन आपको समझ में आ गया क्या है, थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस कर लिया, इसके कुछ पॉइंट है उनको हम नोट कर लेंगे। अच्छा, आप चाहे तो इसको पूरा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब ये स्प्लिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है, ठीक है, EG में चला जाता है, वहां से जब ये अगेन एनर्जी को एमिट करता है, और अगर ये एनर्जी आती है विजिबल रीजन में, अगर ये एमिट करता है तो हमें कलर दिखाई देता है, ठीक। तो इसी वजह से, इसी DD ट्रांजिशन की वजह से जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कलर शो करते हैं। आपने ज्यादातर देखे होंगे जो कलर शो करते हैं, कलर होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल बनाना बहुत इजी है, आपको आई स्किप कर देना है, आई, ठीक है, खुद को स्किप कर देना। इसका मतलब क्या है, आप बनाएंगे विबग्योर, वी, आई स्किप कर देना है, BGYOR, इस तरीके से विबग्योर। अब आपको क्या कर लेना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कलर है, सॉरी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कलर है उनको आपस में इस तरीके से जोड़ लेना है, ठीक है। और ये बन गई आपकी एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। अगर ये कलर येलो कलर एब्जॉर्ब करता है, कोई कंपाउंड येलो कलर एब्जॉर्ब करता है, तो वो कौन सा कलर एमिट करेगा, वॉयलेट कलर, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसको यहां से समझते हैं, यहाँ पर हमारी ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। अच्छा, ये एग्जैक्ट तो नहीं बताती है, लेकिन हाँ अप्रोक्स बता देती है, ठीक है, एकदम ही एग्जैक्ट भी नहीं बताती है। वॉयलेट, ठीक है, और ये है ब्लू। तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर कोई भी, तो हाँ जैसे कि हमने बात की, ये एग्जैक्ट कलर तो नहीं शो करता है कि एग्जैक्ट क्या होगा, कई केसेस में चल भी जाता है, एग्जैक्ट कलर शो कर भी लेता है, लेकिन हाँ अप्रोक्स हमें बता देगा कि हाँ इसके बीच में ये कलर है। जैसे किसी ने ऑरेंज कलर की रेडिएशन, ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया है तो वो एमिट करेगा ब्लू, ठीक, क्या एमिट करेगा, ब्लू एमिट करेगा। येलो किया है तो वॉयलेट एमिट करेगा, वॉयलेट किया है तो येलो एमिट करेगा। अच्छा, येलो और ग्रीन के बीच का कोई कलर एब्जॉर्ब किया है तो रेड और वॉयलेट के बीच का कोई कलर ये एब्जॉर्ब एमिट करेगा, ठीक है। रेड और ऑरेंज के बीच का कोई कलर एब्जॉर्ब किया है तो ब्लू और ग्रीन के बीच का कोई कलर ये एमिट करेगा, ठीक है। वॉयलेट और ब्लू के बीच का कोई कलर एब्जॉर्ब किया है तो ऑरेंज और येलो के बीच का कोई कलर ये एमिट करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, या इसने अगर ब्लू एब्जॉर्ब किया है तो ऑरेंज एमिट करेगा, ग्रीन एब्जॉर्ब किया है तो रेड ये एमिट करेगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल की मदद से हम समझ सकते हैं कि कौन सा कलर ये शो करेगा, कौन सा कलर जो है वो हमें विजिबल होगा, ठीक है। बस इसको बनाने का इजी तरीका है, बनाना तो इजी ही है खैर, या आपको एक इजी तरीका ये भी है बनाने का कि आप क्या कर लो, इस तरीके से तार बना लो, ठीक है। पहला लिख लो V, I को स्किप कर लो, GBYOR, इस तरीके से ऐसा भी बना सकते हैं, तो इजी है, क्लियर है। चलो ऐसा बना लो, है ना, हेक्सेन जैसा, ठीक है। चलो क्लियर है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल आपको समझ में थोड़ा बहुत, बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हमें इसे पढ़ना है,
वहाँ पे अलग अलग कंपाउंड क्या क्या कलर शो करते हैं वो भी हमें वहाँ पर डिस्कस भी करना है। यहाँ पर भी आपने पढ़ा हुआ रहेगा तो वहाँ पर आपको थोड़ा इजी रहेगा पढ़ने का। क्लियर है? चलो चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, डी डी ट्रांजिशन के लिए डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता ही होगा। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डी डी ट्रांजिशन कैसे होगा। अब कुछ कंपाउंड आपको जैसे कि यहाँ पर दिख रहे होंगे, MnO4 नेगेटिव जो कि होता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसका 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। लेकिन ये होता है पर्पल कलर का, तो इसके 3D में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, यानी कि इसको कलरलेस होना चाहिए था, लेकिन ये कलरलेस नहीं है। कैसा होता है? पर्पल कलर का। एक और कंपाउंड है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिसमें इसमें डी जो है वो होता है 0, डी में 0 इलेक्ट्रॉन है ना। +6 में डी में क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन है। तो डी डी ट्रांजिशन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें पता है ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इनका कलर हमें पता है, पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 11th में भी। इसका कलर होता है पर्पल, इसका होता है ऑरेंज। तो ये पर्पल और ऑरेंज कलर आ किसकी वजह से रहे? यहाँ पर तो कोई डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी कि डी डी ट्रांजिशन हो गई नहीं। और हमने ये पढ़ा है कि डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है उनका जो कलर है वो किसकी वजह से? डी डी ट्रांजिशन की वजह से। तो यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है ही नहीं, है ना। डी डी ट्रांजिशन कब पॉसिबल होगा? जब डी में इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी तो पॉसिबल होगा। डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी डी ट्रांजिशन तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कलर शो किसकी वजह से कर रहे हैं? तो डीडी ट्रांजिशन के अलावा भी एक और होता है, वो होता है बच्चों कलर, उसे हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की मदद से हमें यहाँ पर क्या होते हैं? कलर शो होते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। कलरलेस होने चाहिए थे, लेकिन कैसे होते हैं? पर्पल कलर का ये होता है, ये होता है ऑरेंज कलर का, बिकॉज देर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच नो डी डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पर कोई डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन दे शो कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की मदद से ये कलर शो करते हैं। कैसे? जैसे आपने MnO4 नेगेटिव देखा या H2O, द कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आर जनरली इंटेंस। ठीक है, और ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, इसकी मदद से जो कलर हमें दिखते हैं, है ना, इसकी वजह से जो कलर शो होते हैं, जैसे ये पर्पल है, ये ऑरेंज है, ये जनरली इंटेंस कलर शो करता है। ठीक है, इंटेंस कलर शो करता है। क्लियर है? तो आपको समझ में 2-3 चीजें आ गई है। वो 2-3 चीजें क्या है कि अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो इसके डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कंपाउंड के भी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कलर्ड कंपाउंड है। ये कलर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं कलर? डी में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये कलर शो करते हैं किस वजह से? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। अब ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से जो के थ्रू जो स्पेक्ट्रा से जो कलर शो होते हैं वो जनरली इंटेंस कलर भी होते हैं, ये ध्यान रखना। और जिंक मोस्टली क्या होता है बच्चों? कलरलेस होता है। ठीक है, ये ध्यान, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्टली कलरलेस होता है। ठीक है, चलिए, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए नोट कर लीजिए आप इसको, इंपॉर्टेंट है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पर कोई भी डी डी ट्रांजिशन होगा नहीं, तो वो कलर कैसे शो करेंगे? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं बच्चों, फॉर्म वेरियस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू, ये क्या करते हैं? वेरियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब किसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं? इनकी कुछ प्रॉपर्टीज।
जैसे कि स्मॉल साइज, अब साइज स्मॉल है इस वजह से भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन कौन से होंगे हम आगे कोऑर्डिनेशन में देखेंगे, ठीक है। हाई न्यूक्लियर चार्ज, अब न्यूक्लियर चार्ज भी हाई है ना, न्यूक्लियर चार्ज हाई होने की वजह से साइज स्मॉल है ना, दो चीजें हैं यहाँ पर। और वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल बहुत कम है। वेकेंट डी ऑर्बिटल है होता है ना यहाँ पे, वेकेंट डी ऑर्बिटल देखिए, डी ऑर्बिटल में वैकेंसी होती है, हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि हम जानते हैं ट्रांजिशन मेटल कौन होते हैं, जिनका जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है यानी कि वैकेंसी है ना, तो इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए तीन ही चाहिए, साइज स्मॉल, न्यूक्लियर चार्ज और वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। Due to these properties, transition metal associated with the ligand to form complexes. इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से ये लीगेंड के साथ, ये जो मेटल्स हैं ये लीगेंड के साथ एसोसिएट करके कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हमें जब हम आगे चैप्टर कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें वेरियस कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, तो अलग अलग उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है, तो बहुत सारी चीजें खैर हम वहाँ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही समझना था इसके बारे में, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन क्लियर है। तो बच्चों इससे आगे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।